नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी तीखे हमलों की तैयारी में जुट गया है अभी से, जबकि शपथ ग्रहण नहीं हुई, अभी कोई दावा पेश नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां क्या होगा? जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के साइड इफेक्ट एमपी पर क्या असर डालेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जहां शानदार प्रदर्शन किया, 29 की 29 सीटें जीती, वो भी बड़े मार्जिन से। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति कि एक भी सीट जो है जीतना तो दूर, एक जो सीट थी वो बचा भी नहीं पाई। अब इसके बाद क्या कांग्रेस हाईकमान एमपी पर नजरें इनायत करेगा? क्या यहां के बारे में पूछा जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश में जो हार हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि बाकी स्टेट में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर दिग्विजय कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जैसे दिग्गज मैदान में होने के बाद अगर ये दोनों भी ना जीत पाए, और इसके बाद अगर हम बात करें कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े नेता की, वो भी चुनाव हार गए जबकि उनके सामने बिल्कुल नए नवेले प्रत्याशी थे, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब दिग्विजय सिंह जो ये संकेत दे रहे हैं कि मैं तो सक्रिय राजनीति में रहूंगा, क्या वाकई आलाकमान इसके लिए तैयार होगा? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी बुरी तरह मात खाने के बाद भी इन बड़े नेताओं को क्या कांग्रेस हाईकमान का वरद हस्त मिलेगा? क्या जीतू और उमंग सिंघार ही सर्वे सर्वा बने रहेंगे कांग्रेस के, या फिर कुछ और चेंजेस हो सकते हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में अजय यादव जी हैं भाजपा की ओर से। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से। प्रवक्ता अंबिका जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला कमेंट अंबिका जी आपसे, मध्य प्रदेश में जो नतीजे आए, अब आप कहेंगे कि हम मंथन करेंगे, कारणों की पतासाजी, तमाम बातें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। मतलब ये तो आपने विधानसभा चुनाव के नतीजों के समय भी कहा था कि हम मंथन, फिर उसके बाद क्या अमृत निकल कर आया पता नहीं चला। अब जब सारे राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, उत्तराखंड जैसे छोटे छोटे राज्य छोड़ दें जहां पे 5-5 या 4-4, हिमाचल को ही छोड़ दें, लेकिन बाकी सभी स्टेट में कुछ ना कुछ हासिल किया। एमपी में क्या हुआ अंबिका जी? अभी 2-4 दिन में कुछ आप लोगों ने आकलन किया है क्या कि कहां कमी रही, कहां चूक हुई? देखिए, एमपी में जो हुआ है सर्वविदित है, पूरी मीडिया को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हुआ और जिस प्रकार से निम्न स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई। लोकतांत्रिक जो भी मर्यादाएं थी उनको ताक पर रखकर इन्होंने जो नंगा नाच किया। अच्छा, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसा राजस्थान में नहीं हुआ, वहां भी भाजपा की सरकारें थी। हमारा पूरा निवेदन सुन लीजिए। और इसके बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने कमलनाथ जी को घेरा और इंदौर में जो भी घटनाक्रम हुआ वो सबको पता है कि किन परिस्थितियों में उसका फार्म खिंचवाया इन्होंने। और छतरपुर का भी आपको पता है, खजुराहो का, कि वहां पर क्या हुआ। इन तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस प्रशासन से लड़ रही थी, ईडी से लड़ रही थी, सीबीआई से लड़ रही थी, और इन लोगों की सत्ताधारी दल के लोगों की दादागिरी से भी लड़ रही थी। तो कई एजेंसियों से सरकार को लड़ना पड़ रहा था। इसके बावजूद भी हमने कुछ ज्यादा नहीं खोया है, केवल एक सीट कमलनाथ जी की ओर चली गई है। एक सीट नहीं महाराज, वो आखिरी सीट थी, आखिरी जो आखिरी बची थी वो चली गई, ठीक है। हाँ। लेकिन इन्होंने तो, इनका उत्तर प्रदेश में क्या अर्थ हुआ, मुझे पता था। अब घूम फिर के अब भाई मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो मध्य प्रदेश पे रही है, कहाँ उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान निकल जाएंगे, फिर उधर बिहार पहुंच जाएंगे। ये नहीं ना, एमपी की बात कीजिए ना जी। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने भाई आप लोग ही दावा कर रहे थे कि हम 10 सीटें जीतने वाले हैं, 10 में से एक दो ही ले आते तो हम कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ तो पाया आपने। जो इमोशनल मुद्दे उठाए, बुनियादी मुद्दों से इन्होंने जनता का ध्यान भटकाया। इमोशनल मुद्दे यहाँ पर कारगर साबित हो गए। यहाँ की जनता भोली वाली जनता है, उसको उसका वोट कवाड़ने में ये लोग कामयाब हो गए। इन्होंने मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया, तो और सत्ता का दुरुपयोग किया। अच्छा, मतलब भाजपा के नेताओं की पूरी बातों का असर सिर्फ एमपी के लोगों पे हुआ, बाकी कहीं भी नहीं हुआ?
और सत्ता का दुरुपयोग भी सिर्फ एमपी में किया भाजपा ने, बाकी कहीं नहीं किया। अंबिका जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? अधिकांशतः सत्ता का दुरुपयोग एमपी में ही हुआ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है पूरे भारत में कि किसी का जबरदस्ती फार्म खिंचवाया गया हो, किसी के यहाँ रेड पुलिस का जबरिया माने वहाँ पर पुलिस को भेज दिया गया हो कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व के यहाँ, और बिल्कुल चुनावी बेला। चलिए ठीक है, अजय जी का कमेंट हम ले लें। अजय जी वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये स्थितियों में हमने चुनाव लड़ा, वैसे में क्या ही हम हासिल कर लेते, एक जो थी वो भी छीन के ले गए हमसे। अजय जी देखिए, ये कांग्रेस का दिवालियापन है। 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने रुदाली रोना चालू किया था कि ईवीएम के नाम पर रोना मचाएंगे, लेकिन अन्य राज्यों में कुछ सफलता मिल गई तो अब ईवीएम के नाम पर ठीकरा फोड़ने से बच रहे हैं। तो ये दूसरी तरह का कांग्रेस ने प्रपंच चालू किया है। आप जमीनी सच्चाई स्वीकार करना सीखिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ताले लगने से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न केवल 29 सीटें जीती है, बल्कि मतों का प्रतिशत जहां 60% हमारा है, वहां आपको लगभग आधे मत मिले हैं, 32% पे जाके रुक गई। तो ये ऐसा कांग्रेस पार्टी जैसा लचर विपक्ष देश में कहीं नहीं हो सकता है। जनता के बीच में आपने अपना जनाधार खो दिया, और अभी आप दल बदल के लिए भाजपा को कोस रहे थे। आपके नेता तो कहते थे कि सारे जनाधार विहीन नेता चले गए हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इनके पास कुछ नहीं था, सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी पे बोझ बने हुए थे। अब आपको ऐसे नेताओं के जाने से बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने के लिए बैठक करना चाहिए। चाहे जनता में जनाधार बचाने के लिए तो बैठक कर नहीं सकते हो, झूठ बोलो, एक जैसा झूठ बोलो, तमाम प्रवक्ता नेता एक ही झूठ बोले तो कम से कम जग हसाई से बच सकें। कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाई को नहीं समझती है, इसीलिए चुनाव में ये परिणाम हुआ, और आगे भी कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा कायम रहेगी। मध्य प्रदेश की जनता का व्यापक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसका कारण भी यही है कि कांग्रेस के पास न नीति है, ना नेता है, ना नियत है। कांग्रेस पार्टी जन भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझती है। कांग्रेस केवल अराजक तत्वों का अड्डा बन गई है। चलिए, अब हम अगले राउंड में आपसे पूछेंगे कि भाई इसके असर क्या होना है मध्य प्रदेश की सियासत पर, लेकिन देवदत्त जी का कमेंट हम ले लें पहले। तो देवदत्त जी, मध्य प्रदेश मतलब आप भी क्या हैरान हुए थे कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, या फिर भाजपा ने जो तय कर लिया था, तय भाजपा जय भाजपा, ये सब नारे सुनाते रहते थे, 29 की 29 जीतेंगे, तो वो जीत के दिखा भी दिया। लेकिन बाकी स्टेट में जो हुआ उसके मुकाबले एमपी में क्या लग रहा है भाई कि ये समझ अंबिका जी नहीं समझ पाए, वो कह रहे बाकी सब जगह ठीक था, भाई एमपी में जो होना था तो हो गया। वाकई ऐसा हुआ क्या, या फिर ये लोग अपनी कमजोरियों से आ रहे हैं? मैं अब सीधे सीधे टू द पॉइंट पूछूं, क्या ये अपनी कमजोरियों से आ रहे हो, ठीकरा भाजपा पे फोड़ रहे हैं? भाजपा ने क्या एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाया, एक्स्ट्रा मेहनत की, यहाँ पूरी टीम ने टीम वर्क के साथ काम किया, इसलिए क्या देवदत्त जी 29 जीत पाए? देखिए, सभी कारण थे एक साथ। एक तो विधानसभा चुनाव की करारी पराजय के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल उठाने में कांग्रेस नाकाम रही, और दूसरा जो नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, जमावट कमलनाथ की थी, तो एक तरह से नए अध्यक्ष और कितनी मेहनत करते, और दूसरी तरफ उन्होंने जो दिग्गज नेता है वो केवल अपने क्षेत्रों में सीमित हो गए, वो बाहर कहीं निकले नहीं। और इधर भाजपा ने पूरा बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आप सोचिए प्रधानमंत्री जी तो 8 बार मध्य प्रदेश आते हैं, लेकिन राहुल गांधी 1 बार 2 बार, प्रियंका गांधी 1 बार, खड़गे जी 1-2 बार, ये क्या मतलब, जबकि विपक्ष के नेताओं को ज्यादा मेहनत करनी थी, ज्यादा दौरे करने थे। तो कुल मिला के कांग्रेस के प्रत्याशियों का हाल उनके ऊपर छोड़ दिया गया था, और भाजपा में पूरा काम राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था, समीक्षा कर रहा था। बीच में जब 2 चरणों में मतदान प्रतिशत पहले चरण में कम हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने वो उसके लिए पूरा जोर लगाया। विधायकों मंत्रियों को भी ये इशारों में कहा गया कि जिसके यहाँ बढ़त कम होगी मंत्री की मतदान प्रतिशत मंत्री का कहता भी है, जो विधायक अच्छा मतदान कराएगा उसको मंत्री बनाया जाए। इस तरह से ये तो एक बात लीक हुई, लेकिन बाद में बहुत भी प्रयास में सबको जिम्मेदारी दी गई थी, कलेक्टर प्रभारी अलग समीक्षाएं बैठक कर रहे, तो पूरा एक संसाधन थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, और एक बहुत अच्छे मुद्दे थे उनके पास। लेकिन कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आई, केवल प्रदेश अध्यक्ष जी की पटवारी नए नियुक्त हुए। अब ऐसे में चलिए बिल्कुल वो समझ सकते हैं कि भाजपा ने अपनी
तैयारियों में कोई कसर नहीं रखी, कोई चूक नहीं की, पूरी टीम मुस्तैदी से जुटी रही है। अब 200 सभाएं कर रहे हैं सीएम। हाँ, ये अब इनको ये कहते साहब, ये जो ठीकरा फोड़ रहे हैं अंबिका जी, उस पर 2 लाइन कह दीजिए देवदत्त जी जरा। अंबिका जी क्या ठीक है? नहीं, अंबिका जी ने कहा ना कि भाई ये तो प्रशासन लगा दिया था और घेर लिया था और ईडी और सीडी और ये और सब, क्या ऐसे ही चुनाव जीते जाते हैं क्या? मतलब बाकी ये सब करना ही होता तो यूपी में नहीं कर लेते क्या? ये सब भी आजकल राजनीति में सब हो गया, साम दाम दंड भेद की पॉलिटिक्स हो गई है, सब होता है। लेकिन आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए कि आपने क्या किया, क्या जमावट की है, आपने क्या आक्रामकता की, क्या आपने मतलब क्या मैनेजमेंट किया। जी जी, ये सब भी तो दिख रहा था ना उस समय, पूरे चुनाव के समय। आपके राष्ट्रीय नेता यदि दौरे करते तो उसका दबाव बनता ना पार्टी का, भाजपा में बनता कि वो यदि कह रहे थे ऐसा गड़बड़ नहीं कर पाते, ये भी कहना है। और फिर इस तरीके से अब वो देखे आपके छिंदवाड़ा पर टारगेट करके भाजपा ने काम किया, तो वहां अपने मंत्रियों को लगाया, फिर अमित शाह भी उसी। जी जी जी, चलिए अब आगे क्या अंबिका जी? भाई मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारे कमलनाथ जी साइडलाइन हो गए, दिग्विजय सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अभी भी सक्रिय हूं और मैं रहूंगा राजनीति में और मैं थका नहीं और हारा नहीं, फला ये सब बात है। लेकिन क्या अब नहीं लगता, जैसे आपने टीम नहीं बिठा दी उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के रूप में, अब नई प्रदेश कार्यकारिणी में क्या फिर वही गुटबाजी होगी, या जीतू पटवारी वाकई क्या फ्री हैंड के साथ में काम कर पाएंगे? और क्या अब भाजपा तो कह रही कि भाई उनको भी अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए, 29 की 29 सीटें हरवा दी। जी देखिए जन साहब, हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता से हम इस लूटे हुए जनादेश को भी स्वीकार करते हैं और जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मतदान किया, ठीक किया। रहा सवाल कांग्रेस की स्थिति के बारे में, मध्य प्रदेश में क्या होगा, तो पार्टी हाईकमान सारे लोगों की भूमिकाएं तय करेगा, किसको किस भूमिका में रहना है। तो अब इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है और हमारी सारी की सारी सीटें चली गई तो हमारा हाईकमान भी चिंतित है, हम लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि हम लोगों ने मैदान हारे, मन नहीं हारे। हम लोग अपनी संघर्ष के लिए, 5 साल संघर्ष के लिए बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार हैं, लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा, हमारे कांग्रेसी नेताओं का मनोबल नहीं टूटा। हम इस सरकार के अत्याचार, अन्याय और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और इनको स्वेच्छाचारी शासक तो बनने नहीं देंगे। ये आप तय मानिए, बहुत मजबूत विपक्ष है। बहुत जल्दी आपकी अग्नि परीक्षा आने वाली है। अभी 2 विधानसभा उपचुनाव तो तय हैं और अगर रामनिवास रावत ने और निर्मला सप्रे ने भी दे दिया तो 4 उपचुनाव तय हैं। तो यहीं आपकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी। 5 साल तो छोड़िए अभी, क्यों कौन जीत रहा कौन हार रहा है। हाँ, तो इंतजार कर रहे हैं अपन लोग, इसमें क्या बात है। अग्नि परीक्षा तो उत्तर प्रदेश में हो गई है, बहुत जल्दी इनको बड़ा अत्यधिक आत्मविश्वास था कि इतनी सीटें आ जाएंगी, फिर आई क्या। ये दूसरे नंबर की पार्टी यूपी में हो गए। अयोध्या जैसी सीट हार गए, फैजाबाद जैसी सीट हार गए, राम के नाम पर ये लोग राजनीति करते थे, वहां भी हार गए। चलिए अजय जी, की सीट हार गए। ठीक है अजय जी, अब देखिए उनके पास तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आज वो एमपी की बात, पहले कभी हम बाहर का पूछते तो कहते साहब हम तो एमपी के नेता, हम क्यों बाहर की बात करें। आज उनके पास एमपी नहीं, वो बाहर की बात पूरी करेंगे। लेकिन खैर जो हुआ सो वो तो सबके सामने है ही है, अब वो रोक थोड़ी सकते हैं अंबिका जी को। लेकिन यही कि भाई इसका असर अब अजय सिंह जी, जिस प्रदेश ने 29 की 29 सीटें जिताई हैं, कितना वजन बढ़ेगा केंद्र सरकार में एमपी का। और उपचुनाव फिर आ गए हैं, 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं। तो एक तो ये वो 2 विधायक जो आ रहे हैं कांग्रेस के, अभी रास्ते में रुके हुए हैं, उनका भी तय हो जाए कि क्या वो इस्तीफा देकर आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं, क्या उनको मंत्री आप बनाने जा रहे हैं। भाई ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो आ तो गए भाजपा में शामिल हो गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। तो ये कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी अजय जी? देखिए दीपेश जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है और चुनाव परिणामों ने इसकी पुष्टि करी है। जिस तरह के परिणाम मिले हैं ये हमारी आशा के अनुरूप है। और आपके साथ विभिन्न चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ने जा रहा है और सभी सीटें हम जीत रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता कहते थे लड्डू बनवाने का आर्डर दे दिया है, पीसीसी में पुताई हो रही है। तब ये धनबल, बाहुबल,
प्रशासन तंत्र कुछ नहीं दिखता था। ये मतदान के बाद लड्डू बन रहे थे अभी एक हफ्ते पहले। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयां स्वीकार नहीं करती। मध्य प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद दिया है। केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश का विशेष महत्व हमेशा रहा है। वैसे भी मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। तो जिस तरह से भी मंत्रिमंडल गठन होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं को भी महत्व मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, उससे लगातार मध्य प्रदेश की प्रगति होगी, जनहितैषी योजनाओं का दायरा बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को विशेष लाभ, विशेष कृपा केंद्र की प्राप्त होगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से 141 सीट पीछे है, केवल 99 सीट लाई है, तो वो अपना एनालिसिस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस करने में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के परिणामों की क्या समीक्षा की जा सके। तो ये कांग्रेस पार्टी का इससे ज्यादा पराभव या दिवालियापन नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को जो कुछ सीटें मिली भी हैं, वो केवल गठबंधन के सहयोगी की वजह से मिली है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो। चलिए ठीक है, वो उनका भी छोड़िए, वो उनके हाल पर छोड़िए। आप तो एमपी का बताइए, एमपी का कितना वजन बढ़ेगा अगली केंद्र सरकार में? देखिए, मध्य प्रदेश में पहले भी मध्य प्रदेश से 5 मंत्री केंद्र सरकार में थे और अब की बार 29 की 29 सीटें जीती हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब ये तो 2 दिन और बचे हैं, सब सामने आ जाएगा, लेकिन निश्चित ही मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और साथ ही मध्य प्रदेश को ज्यादा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा केंद्र की। चलिए देवदत्त जी, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा मैं कि ये जो स्थितियां बनी है अब गठबंधन के बाद, कितना साइड इफेक्ट, पहले तो कांग्रेस से शुरू करते कि क्या कांग्रेस को कुछ चेंजेस एमपी में करना चाहिए? देवदत्त जी। जी जी जी, क्या कांग्रेस आला कमान को एमपी में कुछ चेंजेस करना चाहिए? क्या वो करेंगे या नहीं? उनको पूरा भरोसा पटवारी और सिंगार पर? देखिए, एक हार जीत से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि समय भी अभी तो जीतू पटवारी को बहुत कम मिला था और आते के साथ तो उनको चुनाव सर पर आ गए। तो एक अवसर दिया जाता है और वो भी चुनाव लंबे 5 साल के बाद है जो भी चुनाव है। तो क्या वो करते हैं, तो पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किस तरह की समीक्षा करते हैं, क्या कमी खोजते हैं, क्या सुधार उनको करना है। अब एक सेकंड पीढ़ी पर नेतृत्व आ गया है, क्योंकि दिग्विजय और कमलनाथ के जिस तरह से छिंदवाड़ा और राजगढ़ में हार मिली है, तो उसके बाद दोनों ही नेतृत्व के उस पर तो अब प्रश्न चिन्ह लग ही गया है। क्योंकि पिछले बार 28 सीटें जीती थी और इस बार छिंदवाड़ा भी हार गई कांग्रेस पार्टी, नकुलनाथ चुनाव हार गए। तो एक बहुत बड़ा डेंट हो गया पर्सनालिटी की, वो जिता रहे थे चुनाव लगा था। तो ये पार्टी अब क्या करना है, हमें लगता है अभी लंबी समीक्षा का विषय है। अभी तो राजनीतिक दल है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें उलझा हुआ है कि केंद्र में कौन सी सरकार बन रही, क्या मुद्दे क्या है, इन सब में अभी व्यस्तता है। कि आगामी दिनों पता चलेगा कि नेतृत्व क्या करता है। भाजपा की बात करें तो इतने मंत्री थे, लेकिन अब स्थितियां समझ में आ रही कि भाई अब तो वाकई गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र में। तो एमपी से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर आ सकता है? कोई आप इशारा करना चाहेंगे, कोई नाम लेना चाहेंगे, या किसका हक बनता कहना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। दावेदार है। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वाभाविक दावेदार है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दावेदार है। आदिवासी कोटे से, पुलिस के, अनुसूचित जाति से, जनजाति से वीरेंद्र कुमार, ये 5 तो ऐसे दावेदार हैं जो स्वाभाविक दावेदारी है। बाकी अब राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह गठबंधन का सहयोग उनको लेना पड़ेगा, तो अभी नीतीश कुमार और नायडू कितना दबाव बनाते हैं, कितने पद उनको देना पड़ते हैं, कितना भाजपा के खाते में आते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं अभी तो। नहीं, एक जो कॉम्बिनेशन आया वो ये है कि भाई सिंधिया और शिवराज तो तय हैं, और चूंकि महिला चेहरा, 6 महिलाएं जीती, तो भाई एक महिला भी जाना चाहिए केंद्र में, क्या बुराई है? तो अब आपको लगता है कि जातिगत समीकरणों पर कोई ध्यान दे पाएंगी भाजपा? क्योंकि आदिवासी सीटें तो बहुत कम मिली हैं, मतलब घट गई हैं 19 के मुकाबले। तो क्या भाजपा को वाकई जातिगत समीकरणों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने जो बड़े जो जनाधार वाले नेता हैं उनको मौका देना चाहिए? और क्या कोई महिला नहीं जा सकती? भाई फग्गन सिंह कुलस्ते क्यों जरूरी हैं?
जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, क्या कोई आदिवासी महिला सांसद नहीं जा सकती सेंट्रल में? भाई माधुरी सिंह भी हैं और या सावित्री भी हैं जो धार या उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। ये जो नेतृत्व है उसको ये तय करना है। 6 महिलाएं चुनाव जीती तो उनमें से भी एक को कोई मंत्री बनाया जा सकता है। और ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं। कितने लोग हैं जो पार्टी के दम पर जीते थे, वो पार्टी की लहर नहीं है तो वो चुनाव हार जाते हैं। देखो आप विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये पार्टी लगातार समीक्षा करती है, मूल्यांकन करती है, उसको कब क्या कैसे निर्णय देना है, क्या समीकरण निकालना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवदत्त जी, शुक्रिया अजय जी, शुक्रिया अंबिका जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब क्या इफेक्ट पड़ेंगे नतीजों के बाद? कांग्रेस आलाकमान हालांकि अभी अलग तैयारियों में है कि वो कैसे अभी रोजाना अपनी मौजूदगी दर्ज कराए मीडिया में भी, और बनने वाली है अभी भविष्य की जो सरकार, उसके खिलाफ अभी से मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ भाजपा हाईकमान और कहें कि जो एनडीए नेतृत्व, वो अब इस जद्दोजहद और कश्मकश में कि किसको लिया जाए, कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो देखना है कि पीएम मोदी की शपथ के बाद ही सुलझ पाएंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।